डर के पल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी का नाम है कुलदरा। मुरलीधर जी कुलदरा गांव के मुखिया हैं। उनकी बेटी हंसा में उनकी जान बसती है। कितनी ही पीढ़ियों के बाद उनके कुल में कन्या ने जन्म लिया। हंसा इतनी रूपवती है कि जो एक बार उसे देख ले वो अपनी पलकें झपकाना भूल जाए। बड़ी बड़ी पलकें, बड़ी बड़ी सुंदर कजरारी आंखें। मुरलीधर जी तो ईश्वर को बार बार धन्यवाद करते हैं। कहते हैं हंसा को अपनी बेटी के रूप में पाकर उनका जीवन धन्य हो गया है। चौदहवीं के चांद की तरह हंसा दिनों दिन बड़ी हो रही थी। उसकी सारी सहेलियां जब तक वो न आती उसके इंतजार में बैठी रहती। घर से थोड़ी दूर एक बगीचा था, उसमें एक बावड़ी थी। उस बावड़ी से लगा पीपल का बहुत पुराना बड़ा सा पेड़ था, जिसकी छाया बावड़ी पर पड़ती। हवा चलती तो बावड़ी में पत्ते हिलते दिखते। कोई परिंदा बैठता तो उसकी छाया बावड़ी में दिखती। मोर, तोते और तरह तरह के परिंदे इस बगीचे में थे। लड़कियां यहाँ आकर खेला करती थी। पूर्णिमा का दिन था। सुबह से ही हंसा का पेट दुख रहा था। उसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। माँ रुक्मणी जी ने बिटिया को लाल लड़ाकर उठाया। मेरी चिड़कली, मेरी सोनपरी, जल्दी से उठ, खीर मालपुआ बनाया है। हंसा जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। आज उसने अपनी पसंद की लाल फ्रॉक पहनी। उसकी माँ ने उसमें साटन के फूल टांके हुए थे। रुक्मणी जी, अरे वाह, मारी लाडो घनी चोखी लाग रही से, उसकी बलाएं लेती है। चल जी मिले जल्दी से। हंसा, माँ सा बहुत चौकी है। खीर उंगलियों से चाटती है और खेलने जाने लगती है। उसकी माँ आवाज़ लगाती है, बेटा जूठे मुँह नहीं जाते और सफ़ेद चीज़ खाकर तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, भूत लग जाते हैं। हंसा हंसते हुए, तो माँ सा आज भूत लग ही जाने दो, और हंसते हंसते खेलने भाग जाती है। आज देर से उठी थी वो, उसकी सहेलियाँ उसका इंतज़ार कर रही होंगी, सोचती है। वहीं बावड़ी में मैं धो लूँगी। बगीचे में सारी सहेलियाँ उसे देखकर खुश हो जाती हैं। देर से क्यों आई, एक ने पूछा। हंसा, आज मेरा पेट सा दर्द हो रहा है। सखी बोली, ये वो वाला दर्द तो नहीं। हंसा, कौन से वाला? आउच, क्या हुआ? मेरा पेट जोर से दुख रहा है। तुम लोग खेलों में बावड़ी में हाथ मुंह धोकर आती हूँ। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाती है। बावड़ी के साफ पानी में पीपल के पेड़ के हिलते हुए पत्ते बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हंसा उन्हें देखती है और तभी उसे तोते की परछाई दिखाई देती है। वो बहुत खुश होकर ऊपर देखती है तो तोता बहुत ही प्यारा। जैसे ही तोते ने हंसा को देखा वो मिट्ठू मिट्ठू बोलने लगा। हंसा ने उसे लाड से बेटू बेटू त्रिकोटी बोला। तोता उड़कर उसके पास आ गया। हंसा ने खुश होकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। तभी उसकी सहेलियों ने आवाज़ लगाई। हंसा तोते को हाथ में पकड़कर उठी। उसको लगा कि उसकी फ्राक पानी से भीग गई है। हाथ लगाकर देखा तो उसके हाथ लाल हो गई। डरकर तोते को वहीं छोड़कर जल्दी से ऊपर आकर अपनी सहेलियों को दिखाया। सहेलियां चिढ़ाने लगी, अब तो हंसा बड़ी हो गई, अब तो हंसा बड़ी हो गई। उनके परिवार में जब लड़की पहली बार रजस्वला या पीरियड से होती है तो उसे तैयार कर कर उसकी पूजा की जाती है। अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। पास पड़ोस की महिलाएं इकट्ठा हो उत्सव मनाती हैं। अब लड़की शादी के लायक हो गई है और जिस घर जाएगी उसके वंश को आगे बढ़ाएगी। हंसा की फ्राक का रंग लाल होने की वजह से इतना पता नहीं चल रहा था, पर साटन का सफ़ेद फूल माहवारी से होने वाले रक्तस्राव की वजह से लाल हो गया था। घर चल हंसा, तोता उसे जाते देख मिट्ठू मिट्ठू करने लगा। हंसा की माँ ने हंसा के इतने जल्दी घर आने का कारण पूछा। क्या बात है, आज सारी शैतान मंडली यहाँ? हंसा माँ के पास जाकर रोने लगी। रुक्मणी जी घबरा जाती है। क्या हुआ लाडो? हंसा की सखी, चाची जी हंसा महीने से खो गई है। इसकी फ्रॉक खराब हो गई है, इसलिए रो रही है। रुक्मणी जी हंसा को प्यार से देखती है। मेरी हंसा अब समझदार हो गई है। ये तो खुशी की बात है लाडो। ये माहवारी ही औरतों को एक नए जीवन को जन्म देने की सामर्थ्य प्रदान करती है। ये तो अपने आप को खास महसूस करने का समय है। 9 महीने एक नन्ही सी जिंदगी को कोख में रखने और उसे जन्म देने का दायित्व
कुदरत ने औरत को ही दिया है। आज से तुम में सृजन करने की क्षमता आ गई है। अब से तुम्हें अपने को संभाल के रखना होगा, अपने रूप यौवन को ढक कर रखना होगा, बुरी नज़रों से खुद को बचा के रखना होगा। अब तुम बच्ची से एक समझदार स्त्री बन गई हो। पन्ना, अच्छा बुरा, ऊंच नीच का ध्यान तुम्हें खुद ही रखना होगा। ये पुरुषों की दुनिया है। रूप यौवन के प्यासे भंवर से ये सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और फिर यही वजह बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाती है। हंसा बोलती है, समझ गई मासा। रुक्मणी जी ने सब लड़कियों को खीर और मालपुए खिलाती है। तब तक हंसा भी आ जाती है। माँ हंसा को गर्म दूध में हल्दी डालकर पीने को देती है। इससे तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा, जाओ आराम करो। सब सहेलियाँ अपने घर की ओर जाती हैं। हंसा अपने कमरे में आकर लेट जाती है। उसे बावड़ी वाला तोता याद आ जाता है। वो कैसे उसके पास आ गया था। तोता इस पीपल के पेड़ पर न जाने कब से रहता है। जब उसने हंसा को देखा तो उसका दिल हंसा पर आ गया। ये भी एक पुरानी कहानी है। सालों पहले की बात है। कुलदरा के पास के गांव की लड़की कमला से इस तोते को प्रेम हो जाता है और लड़की भी इसे प्रेम करने लगती है और इस लड़के का नाम राजू होता है। जब इनके परिवार वालों को पता चलता है तो उनका घर से निकलना बंद कर देते हैं। एक दिन लड़का राजू बड़े जतन से अपने दोस्त की बहन से एक चिट्ठी कमला तक पहुंचा देता है और उसमें पूर्णिमा की रात को इस बगीचे में मिलने को आने के लिए लिखता है। लड़की घर वालों के सोने के बाद चुपचाप घर से निकलकर बगीचे में आ जाती है। दोनों बात करते हैं कि मंदिर में शादी करके हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाएंगे। कमला को घर से निकलते हुए उसका भाई देख लेता है। जल्दी जल्दी में चिट्ठी कमला से वहीं पर गिर गई। उसका भाई जब पढ़ता है तो वो आसपास के लोगों को लेकर राजू को मारने के लिए चल पड़ता है। राजू छोटी जाति का था, कमला ब्राह्मण थी। बगीचे में पहुंचकर वो लोग दोनों को पकड़ लेते हैं। कमला का भाई राजू को बावड़ी में धक्का दे देता है। दूसरे दिन लोगों को बावड़ी में राजू की लाश मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता राजू कैसे डूबा। सबने अंदाजा लगाया पैर फिसलने से गिरा होगा। तब से राजू बुद्ध बनकर आज भी भटक रहा है। पूर्णिमा को वो उस बावड़ी के पास आता है और पीपल के पेड़ पर पूरा दिन रहता है और शाम होते ही चला जाता है। आज राजू ने हंसा को देखा तो हंसा पर उसका दिल आ गया। हंसा के बापू पुजारी थे। वो सुबह ही मंदिर चले जाते हैं। अब से रुक्मणी जी ने सहेलियों के साथ कोई बावड़ी पर जाकर खेलने के लिए मना कर दिया। बोली, घर गृहस्थी के काम भी सीखो, कल को शादी ब्याह होगा तो क्या करोगी। गांव में मेला भरा, दूर दूर से व्यापारी आए और अपनी दुकानें लगाने आए। हंसा अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई। रास्ते में गांव के दीवान सालिम सिंह की नज़र हंसा पर पड़ी। उसका यौवन देखते ही रह गया। आसपास के 84 गांव में उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। सालिम सिंह रात को जब सोया तो हंसा की हंसी से उसकी नींद खुल गई। उठा तो देखा सब सो रहे हैं। उठते बैठते उसकी आंखों से ओझल ही नहीं हो रही थी। उसने पुजारी से हंसा का हाथ मांगा। मुरलीधर जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सालिम सिंह, शादीशुदा होते हुए एक बच्ची पर तुम्हारी नीयत खराब हो रही है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पहले ही 7 पत्नियां हैं और अब भी शादी की तमन्ना है तुम्हारी। सालिम सिंह कहता है, अच्छा नहीं होगा पुजारी, अब भी सीधे सीधे बोल रहा हूँ। हंसा का हाथ मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो सारे गांव वालों का जीना दूभर कर दूंगा। लगान चुकाते चुकाते मर जाओगे सारे। मुरलीधर जी, जो दिखे सोकर मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना। गुस्से में तमतमाता हुआ सालिम सिंह चला जाता है। मुरलीधर जी मंदिर बंद करने के बाद घर आए। रुक्मणी चलाते हैं। क्या हुआ सा? रुक्मणी बोलती है, इतने परेशान क्यों हो आप? हंसा कहाँ है? मुरलीधर जी पूछते हैं। हंसा तो अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई है। रुक्मणी जी बोलती है। रुक्मणी जी, अब हंसा को अकेले मत भेजा करो। सालिम सिंह से हुई सारी बातें रुक्मणी को बताते हैं। रुक्मणी बोलती है, आप सभी समाज के लोगों की पंचायत बुलाओ। ये बात तब की है जब राजस्थान में राजा महाराजाओं का राज्य था। यहाँ पर पहले ऐसे कोई गांव नहीं थे। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का था। 1921 में पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे बसाया था। कुलदरा के अलावा पास के 84 गांव भी इन्हीं के थे।
ये सभी बहुत ही संपन्न और समृद्ध थे। सिंध पाकिस्तान से भी इनके व्यापारिक संबंध थे। गांव का आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा था। चौड़ी सड़कें, पानी की सप्लाई की व्यवस्था सभी उन्नत किस्म की थी। अपनी मेहनत से इन लोगों ने 500 साल तक इस गांव का वर्चस्व बनाए रखा। पर अब बात मान सम्मान की थी। रात को महापंचायत में मुरलीधर जी ने जो सालिम सिंह से बात हुई वो सबको बताया। सभी का निर्णय था, कुछ भी हो हमारी बहन बेटी पर आंच नहीं आने देंगे। पर गांव के सभी सदस्य, आसपास के 84 गांव भी इसे छोड़ देना चाहते थे, पर ये इतना आसान नहीं था। सब ने अंदर से गुप्त रास्ते बनाने शुरू कर दिए और एक रात में सारा गांव खाली कर दिया। पर जाने से पहले उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि ये गांव कभी आबाद नहीं होगा। जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा कुछ न कुछ अनहोनी होगी और मजबूरन उसे ये गांव छोड़ना पड़ेगा। सालिम सिंह सुबह निकला। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर थे पर वहाँ पे मूर्तियाँ नहीं, घर थे पर वहाँ पे लोग नहीं। रामू भूत ने देखा, हंसा, घर में नहीं है। उसने सालिम सिंह को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके सामने अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े उसके ऊपर गिरे। वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा किसी ने उसे बांध दिया है। थोड़ी देर बाद सब पहले जैसा हो गया। उसने खुद को देखा, वो बिल्कुल ठीक था। तभी उसे हंसा के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ के पीछे पीछे गया। तभी हंसा की आवाज़ आना बंद हो गई और डरावनी आवाज़ें आने लगी। कुत्ते के रोने की आवाज़, शेरों की आवाज़, हुआ हुआ की। सालिम सिंह उल्टे पाँव वहाँ से भाग गया। तभी उसे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। वो पीछे पलटा तो एक डरावना सा आदमी देखकर भागा और ठोकर खाकर गिर गया। राजू ने हंसा के जाने के बाद किसी को भी इस गांव में नहीं आने दिया। जो भी आता है वो उसे डराता है और उल्टे पाँव भगा देता है। एक बार की बात है, एक बार जैसलमेर घूमने आए 3 दोस्तों को जब कुलदरा के बारे में पता चला तो उन्होंने रात में रुकने का इरादा किया। शाम में ही खंडनुमा मंदिर में ठहर कर वो लोग रात का इंतजार करने लगे। रात के 12 बजे करीब उन्हें लगा कि उनके आसपास ढेर सारे लोग हैं। सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने लगी। तभी तेज़ हवाएं चलने लगी और अजीबोगरीब सी आवाज़ गूंजने लगी। ये लोग दम रोक कर खड़े रहे। कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया। तभी किसी की आवाज़ सुनकर पलटे तो देखा कि राजू भूत था। उसने बताया कि वो हंसा को चाहता था। उसके जाने के बाद किसी को यहाँ बसने नहीं दिया। तुम लोग देखने आए हो इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम लोग वापस लौट जाओ और यहाँ पर वापस कभी मत आना। आज भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं। आज भी वहाँ सन्नाटा पसरा रहता है, परंतु अब राजस्थान सरकार ने पर्यटकों के लिए इसे खोल दिया है। दिन में लोग आराम से घूमते हैं, रात में आज भी मानगढ़ की तरह ये जगह रहस्यमयी बनी हुई है। लोग आज भी यहाँ जाने से डरते हैं। क्या दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ जाना चाहोगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।